हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू सक्सेस प्रतिज्ञा। हम लोग घटना चक्र की करंट अफेयर की मैगज़ीन कवर कर रहे हैं जो कि नवंबर मंथ की है। हम लोग इस वीडियो में जो सेक्शन लेने वाले हैं वो है साइंस एंड एनवायरनमेंट। इसके पहले पार्ट 1 में नेशनल, पार्ट 2 में इंटरनेशनल और पार्ट 3 में इकोनॉमी न्यूज़ को कवर किया गया है, जिससे आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो पहली न्यूज़ है वो है नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री 2022, और ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है कैरोलिन आर बर्टोजी, मॉर्टिन मेल्डल और के बैरी शार्पलिस को। इनका एरिया ऑफ रिसर्च क्या था? तो ये था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री। अब क्लिक केमिस्ट्री क्या है? तो इसमें जनरली हम देखते हैं कि दो चीज़ें जब बाइंड करते हैं कि स्पेसिफिक साउंड आती है, लाइक अगर सीट बेल्ट लगाते हैं तो एक क्लिक साउंड आती है, या पेन का कैप जो कभी लगाएं तो वो भी एक पर्टिकुलर साउंड आता है। तो वहीं से इंस्पायर्ड है ये क्लिक केमिस्ट्री का, क्योंकि जो बड़े मॉलिक्यूल्स हमें बनाने होते हैं उसके लिए क्या होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बाइंड करते हैं। तो ये जो बाइंडिंग है वही स्पेसिफाई करती है क्लिक केमिस्ट्री को। और इसका यूज़ करके क्या हो सकता है कि हम लोग बड़े कैंसर जैसी जो डिजीज़ें हैं उसके लिए मेडिसिन बना सकते हैं। तो जो क्लिक केमिस्ट्री जो टर्म दिया था वो की बैरी शार्पलिस ने दिया था। मॉर्टिन मेल्डल जो थे उन्होंने एक एजाइड्स और इथाइलिन ग्रुप को बाइंड करा के एक नया कंपाउंड बनाया था, वो था ट्राइजोल। और कैरोलिन आर बर्टोजी जो थी उन्होंने बताया था कि क्लिक केमिस्ट्री का यूज़ करके कैसे इसे हम ह्यूमन बॉडी के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। नॉट ह्यूमन बॉडी बट लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़फुल हो सकता है ये क्लिक केमिस्ट्री। तो ये बायो ऑर्थोगोनल रिएक्शंस जो थे वो कैरोलिन आर बर्टोजी से ही रिलेटेड है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? अब नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन में मिला है। ये मिला है स्वांते पावो को, जो कि स्वीडन से हैं। इन्हें क्यों मिला है? तो इन्होंने क्या किया था? क्लीन डीएनए फ्रॉम ह्यूमन फॉसिल्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर ओल्ड एंड रीडिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन दे कंटेन। इन्होंने निएंडरथल मैन जो थे उनकी जीन सीक्वेंसिंग की थी, और जो डीएनए जो इन्होंने फ्रेगमेंट लिया था वो माइटोकॉन्ड्रिया से लिया था। आगे बढ़ते हैं। नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स ये मिला है जॉन एफ क्लॉजर, एलन एस्पेक्ट एंड एंटोन जिलिंगर। और ये मिला क्यों है? फॉर एक्सपेरिमेंट विद इंटैंगल्ड फोटॉन एस्टेब्लिशिंग द वायलेशन ऑफ बेल इनइक्वालिटीज एंड पायनियरिंग क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस। हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है किसे मिला और किस एरिया ऑफ रिसर्च क्या था इनका। ठीक है, अब इसरो लॉन्चेस 36 वन वेब सैटेलाइट्स इन फर्स्ट कॉमर्शियल लॉन्च फॉर LMV-3। तो ये लॉन्च किया क्या गया था? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से ये लॉन्च किया गया था। किसने किया था? तो ये किया गया था थ्रू न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL के थ्रू। और जो पेलोड था वो कितना था? 36 सैटेलाइट्स ऑफ UK बेस्ड वन वेब। और ये NSIL का ये फर्स्ट इस तरह का लॉन्च था। आगे देखते हैं। कुआफू 1 चाइनाज फर्स्ट स्पेस बेस्ड सोलर टेलीस्कोप, जो कि कुआफू 1 निकनेम है, इसका पूरा नाम है एडवांस्ड स्पेस बेस्ड सोलर ऑब्जर्वेटरी यानी कि ASOS। और टारगेट ऑर्बिट क्या था? सन सिंक्रोनस पैथ। और ये करेगा क्या? इट विल स्टडी द सन्स मैग्नेटिक फील्ड, सोलर फ्लेयर्स एंड कोरोनल मास इजेक्शन। ठीक है, तो ये सोलर फ्लेयर्स को करेगा। सोलर फ्लेयर्स बेसिकली क्या होती हैं कि सन के ऊपर जो डार्क स्पॉट होती हैं वहाँ से ग्रेविटेशन वहाँ बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ से एनर्जी नहीं निकलती है, बट उसके आउटर रिंग से एनर्जी निकलती है जो एक्सप्लोजन के फॉर्म में मिलती है, वो सोलर फ्लेयर्स होती है। और सोलर फ्लेयर्स बेसिकली सन के सरफेस पे होता है। और कोरोनल मास इजेक्शंस होते हैं वो इसी का एक बड़ा रूप होता है सोलर फ्लेयर्स का, जो कि सन के सरफेस से बाहर भी जाती है, जो हमारी अर्थ के लिए भी खतरा हो सकती है। तो ये इसको स्टडी करने वाला कुआफू 1, और इस तरह का ये वर्ल्ड्स फर्स्ट सोलर टेलीस्कोप है जो साइमल्टेनियसली सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इंजेक्शन को भी स्टडी करेगा। और इस तरह का इंडिया का एक प्रोजेक्टेड प्लान है जिसका नाम है आदित्य L1।
तो ये नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है एक्सरसाइज पावर एक्स 2022। ये थीम इसका था डिफेंडिंग साइबर इंड्यूस्ड डिस्ट्रप्शन इन आईटी एंड ओटी इंफ्रास्ट्रक्चर। नाम से क्लियर है कि साइबर सिक्योरिटी के लिए है, और कंडक्टेड बाय सर्ट इन। इसका पूरा नाम क्या है? इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, दैट इज सर्ट इन, और इन कोलेबोरेशन विद पावर CSIRTs। CSIRT स्टैंड फॉर कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम इन पावर सेक्टर। ओके, तो इट विल डील विद पावर सेक्टर। और थीम याद रखिएगा, डिफेंडिंग साइबर इंड्यूस्ड डिस्ट्रप्शन इन आईटी एंड ओटीज इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑब्जेक्टिव इसका देखते हैं। ऑब्जेक्टिव है टू रिकॉग्नाइज, एनालाइज एंड रिस्पॉन्ड टू साइबर इंसिडेंट इन आईटी एंड ओटी सिस्टम। सर्ट इनके बारे में देख लेते हैं। ये इस्टेब्लिश किया गया था 2004 में, और इट इज़ अ नेशनल नोडल एजेंसी फॉर डीलिंग विद साइबर सिक्योरिटी थ्रेट एज एंड वेयर दे अकर, और इट विल कम अंडर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद फर्स्ट एवर लिस्ट ऑफ फंगल इन्फेक्शन बाय WHO। तो WHO ने एक फंगल इन्फेक्शन लिस्ट दी है। इसके पहले इन्होंने बैक्टीरियल प्रायोरिटी पैथोजन लिस्ट दी थी, और अभी जो लिस्ट जारी हुई है उसमें टोटल 19 फंजाई के बारे में को लिस्ट किया गया है। और ये लिस्ट बेसिकली हमें बताता है कि जो फंगल इन्फेक्शन वो कितनी ज़्यादा डैमेजिंग हो सकते हैं। तो हमारा ध्यान इस तरफ जाए, जो कि अभी लोग इतने अवेयर नहीं हैं। तो ये हमें फंगल इन्फेक्शन के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए लिस्ट बनाई गई है। अगला है ऑप्टिमस टेस्लाज ह्यूमनाइड रोबोट। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि ऑप्टिमस किसने डेवलप किया? तो वो टेस्ला ने किया है, या टेस्ला ने जो ह्यूमनाइड रोबोट बनाया उसका नाम क्या है? तो ये ऑप्टिमस। ओके, और एक प्रोटोटाइप है। और इस तरह के जो इंडिया में ह्यूमनाइड रोबोट्स हैं वो मानव, इरा और मित्रा हैं। ठीक है। INS अरिहंत कैरीज आउट सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल SLBM। SLBM क्या होता है? SLBM इज अ बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबल ऑफ बीइंग लॉन्च्ड फ्रॉम सबमरीन्स। ओके, तो यही पूछ सकता है कि कहाँ से लॉन्च किया गया? तो INS अरिहंत ने लॉन्च किया। ओके, और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ लॉन्च टेली मानस इनिशिएटिव। तो टेली मानस इनिशिएटिव किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। ठीक है। और टेली मानस का फुल फॉर्म है टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंट एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट। और वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब मनाते हैं? 10 अक्टूबर, डेट याद रखिएगा। और इट वाज लॉन्च्ड एट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस। ठीक है। और लॉन्च किसने किया? तो ये वर्चुअली लॉन्च किया गया था ऑनरेबल गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक, वो हैं थावरचंद गहलोत ने। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इट्स ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रोवाइड फ्री टेली मेंटल हेल्थ सर्विसेज ऑल ओवर द कंट्री राउंड द क्लॉक, पर्टिकुलरली कैटरिंग टू पीपल इन रिमोट और अंडर सर्व्ड एरियाज। उसके बाद है टैप वाटर कनेक्शंस इन 38% ऑफ रूरल हाउसिंग फेसेस वोज। तो अभी रिसेंटली जल जीवन मिशन का असेसमेंट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ जल हाँ, क्या असेसमेंट किस चीज़ के लिए था? कि फंक्शनैलिटी ऑफ हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस के लिए, जो ये बताता है कि ओनली 62% रूरल हाउस होल्ड्स इन द कंट्री वर फाउंड टू हैव फंक्शनल टैप वाटर कनेक्शन, और जो 38% ऑफ द टोटल असेस्ड हाउस होल्ड अनेबल टू रीच द फंक्शनैलिटी लेवल इन टर्म्स ऑफ मीटिंग ऑल 3 पैरामीटर्स ऑफ एडिक्वेट क्वालिटी, फुली रेगुलर सप्लाई एंड क्वालिटी। ठीक है। तो 62% ही मीट आउट करते हैं जो स्टैंडर्ड्स थे, और 38% है वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और इसमें असेसमेंट में अगर रैंकिंग देखते हैं तो जो टॉप परफॉर्मर है वो है पुडुचेरी, और लास्ट रैंकिंग जो उसको मिली है वो है राजस्थान। ओके, तो यहाँ साइंस खत्म होता है। अब लेते हैं इन्वायरमेंट को। अभी इमिशन गैप रिपोर्ट आई है 2022, UNEP ने किया है। UNEP स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, और ये 13th एडिशन था। और रिपोर्ट एसेस क्या करती है? रिपोर्ट एसेस करती है द गैप बिटवीन एंटिसिपेटेड एमिशन इन 2030 एंड लेवल्स कंसिस्टेंट विद द 1.5 डिग्री सेल्सियस एंड 2 डिग्री सेल्सियस टारगेट्स ऑफ द पेरिस अग्रीमेंट।
तो पेरिस एग्रीमेंट क्या करता है, बताता है कि जो ईयर है 2100 तक हमें क्या करना है, जो ग्लोबल जो टेम्परेचर राइज है वो 2% तक रोकना है। लेकिन अभी जो प्रडिक्शन है कि 2030 तक ये जो राइज होगा वो 2.8% है। तो एक गैप है, 1.5 और 2 डिग्री सेल्सियस जो हमें जो टारगेट था और जो अभी करंट जो चल रहा है सिनेरियो, उसके बीच में एक गैप है। तो ठीक है, तो द गैप बिटवीन प्रॉमिस्ड एंड नीडेड इमिशन रिडक्शन इज कॉल्ड एमिशन गैप। ठीक है, तो अभी जो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये है कि टू 2030 तक जो टेम्परेचर राइज होगा, ग्लोबल वार्मिंग का जो रेट है वो 2.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। और अगर बहुत ज़्यादा हम लोग प्रिकॉशंस लेते भी हैं तो भी ये हम लोग इसको 2.4 और 2.6% तक ही रोक पाएंगे। ठीक है, और आगे देखते हैं। इसमें बताता है कि जो टॉप 7 एमिटर्स हैं वो हैं चाइना, यूरोपियन यूनियन के जो 27 कंट्रीज़ हैं, उसके बाद इंडिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, द रशियन फेडरेशन एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और ये जो प्लस इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट, ये जी जो सारे जो टॉप 7 एमिटर्स हैं वो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन 55% तक इन्हीं एमिटर इन्हीं कंट्रीज़ के द्वारा हो रहा है। और G20 मेंबर्स हैं वो 75% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस एमिशन कर रहे हैं। ठीक है, तो G20 कंट्रीज मिलके कितने करें, 75% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस एमिशन। ठीक है, और द ग्लोबल एवरेज पर कैपिटा ग्लोबल हाउस गैस एमिशन वॉज 6.3 टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट इन 2022। इंडिया का कम है, एवरेज जो वर्ल्ड का एवरेज है उससे कम है। इंडिया का CO2 एमिशन जो है वो 2.4 टन है कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन। ठीक है, और आगे देखते हैं। प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इतना ही फैक्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। तो ये नाम से ही क्लियर है कि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए जिससे एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए। और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अनाउंस किया था 2021 UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस यानी कि COP26 में, जो कि और अभी रिसेंटली ये लॉन्च किया गया है, अनाउंस किया गया था ये COP26 में और लॉन्च किया गया रिसेंटली एट द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन गुजरात बाय PM मोदी। ठीक है, इसके की पॉइंट्स क्या होते हैं, और COP26 क्या कहाँ हुआ था, ये हुआ था ग्लासगो में, ये भी याद रखिएगा। की पॉइंट्स क्या हैं, मिशन लाइफ इज़ अ ग्लोबल इनिशिएटिव बाय इंडिया टू हेल्प टू लीड टू अ सस्टेनेबल वे ऑफ लाइफ टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेट बाय UN। और इसका 3 कोर शिफ्ट बताए गए, ये यानी कि 3 वेज हैं जिससे कि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो जो इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली हो। ये हैं चेंज इन डिमांड, चेंज इन सप्लाई एंड चेंज इन पॉलिसी। और दिस मिशन इज विल बी पायलटेड बाय नीति आयोग एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और इसमें P3 का कॉन्सेप्ट दिया गया था। P3 स्टैंड्स फॉर प्रो प्लैनेट पीपल। ठीक है, तो प्लैनेट के अकॉर्डिंग पीपल, यानी कि लाइफस्टाइल हमारी प्लैनेट के अकॉर्डिंग हो, प्लैनेट के लिए डैमेजिंग ना हो। और इसमें एक पंचमित्र का सिद्धांत दिया गया था, पंचामृत का सिद्धांत दिया गया था। और इसमें जो टारगेट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है। टारगेट क्या है कि इंडिया की जो नॉन फॉसिल एनर्जी की कैपेसिटी होगी 2030 तक वो 500 गीगावाट होगी। यानी कि 2030 तक नॉन फॉसिल एनर्जी की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, 500 गीगावाट। और 2030 तक 50% ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट विल बी कवर्ड बाय रिन्यूएबल एनर्जी। कार्बन एमिशन 2030 तक 1 बिलियन टन्स होगा, रिड्यूस करना होगा हमें। उसके बाद कार्बन इंटेंसिटी जो है वो 45% तक रिड्यूस होगी। और इंडिया नेट जीरो एमिशन का जो टारगेट कब तक कंप्लीट करेगा, वो करेगा 2070 तक। ठीक है, और उसके बाद क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट आई है 2022। और ये किसने प्रिपेयर किया,
ये प्रिपेयर किया है एक्सपर्ट्स फ्रॉम 16 पार्टनर्स ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम द मेजॉरिटी ऑफ द G20 कंट्रीज। थीम इसका है G20 रिस्पॉन्स टू द एनर्जी क्राइसिस क्रिटिकल फॉर 1.5 डिग्री सेल्सियस। और ये जो रिपोर्ट तैयार की गई है वो 100 इंडिकेटर्स के बेसिस पे तैयार की गई है और ये बताती है कि जो G20 कंट्रीज़ हैं, जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, वो प्रॉपर मेजर नहीं ले रहे हैं ग्रीन हाउस एमिशन को रोकने के लिए या ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए। और जो ग्लोबल एमिशन है उसमें टॉप पे जो कंट्री है वो है USA और उसके बाद आते हैं यूरोपियन यूनियन। और G20 मेंबर्स जो अकेले हैं वो 85% ग्लोबल एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और ये रिपोर्ट भी यही बोलती है कि अभी जो करंट पॉलिसीज़ चल रही हैं उसके थ्रू हम लोग 2100 तक हम लोग 2.7 डिग्री सेल्सियस पे ही लाएंगे, टेम्परेचर राइज को इतना तक ही रोक पाएंगे, जबकि हमें कितना रोकना था 1.5 और 2% 2 डिग्री सेल्सियस 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस तक रोकना था हमें। ठीक है, और अगर हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ अप्लाई भी करते हैं तो भी इसे हम 2.5 डिग्री तक ही ला पाएंगे। तो ये रिपोर्ट बताती है हमें। और इंडिया का परफॉर्मेंस देखें तो इंडिया का जो इनकम है इस यानी कि GDP है वो 5.4% का लॉस हो सकती है, जो कि हाईएस्ट अमॉन्ग द G20 नेशंस है। ठीक है, और जो इंडिया की 142 मिलियन पीपल है और इट इज़ 10% ऑफ द पॉपुलेशन, वो समर हीट वेव्स फेस कर सकती है। लेकिन कुछ G20 मेंबर्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और ये कंट्रीज़ हैं UK, फ्रांस, साउथ कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका एंड ब्राज़ील। अब यूनिसेफ की रिपोर्ट आई है, वो है द कोल्डेस्ट ईयर ऑफ द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। ये कहती है कि चिल्ड्रन बॉर्न टुडे विल बी हिट मच हार्डर बाय एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स दैन टुडेज एडल्ट। यानी कि जो क्लाइमेट चेंज हो रही है वो ऑब्वियसली जो फ्यूचर हमारा है वो बहुत अच्छा नहीं होने वाला है, तो आगे की जनरेशन इससे बहुत ड्रास्टिकली अफेक्ट होने वाली है। और इसमें जो डेटा जो कलेक्ट किया गया था वो था इंटर सेक्टोरल इम्पैक्ट मॉडल इंटर कंपैरिजन प्रोजेक्ट के द्वारा। ठीक है, रिपोर्ट का टाइटल क्या था? द टाइटल वॉज द कोल्डेस्ट ईयर ऑफ द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम द एस्केलेटिंग इम्पैक्ट ऑफ हीट वेव्स। किसने रिलीज किया था? यूनिसेफ ने। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। और की टेक अवेज ऑफ द रिपोर्ट क्या है? Already around 559 million children are exposed to high heat waves frequently, और by 2050 virtually every child on earth over 2 billion children is forecast to face more frequent heat waves। और सबसे ज़्यादा जो डैमेज होगा वो नॉर्दर्न रीजन में होगा। ठीक है, ये रिपोर्ट बताती है। और 4 P's का कॉन्सेप्ट दिया गया चिल्ड्रन को बचाने के लिए, दैट इज़ प्रोटेक्टिंग, प्रिपेयरिंग, प्रायोरिटाइजिंग एंड प्रिवेंटिंग। ठीक है, प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम क्लाइमेट डिवास्टेशन बाय अडॉप्टिंग social services, preparing children to live in climate changed world, prioritizing children and young people in climate finance and resources, preventing a climate catastrophe by drastically reducing greenhouse gas emission and keep 1.5 degree Celsius target alive। और इंडियाज 33rd एलिफेंट रिजर्व टू कम अप इन उत्तर प्रदेश। तो तेराई एलिफेंट रिज़र्व को मंजूरी मिल गई है और ये कहाँ, इसका एरिया क्या है? वो है दुधवा, पीलीभीत रीजन, उत्तर प्रदेश। और ये तेराई एलिफेंट रिज़र्व में 4 वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ होंगी, जो होंगी टाइगर, एशियन एलिफेंट, स्वैम डियर और 1 हॉर्न राइनोसेरस। अब प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में है कि लॉन्च किया गया था 1992 में और IUCN ने इसे इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा है। इंडियन एलिफेंट का जो जोलॉजिकल नेम है वो है एलिफेंट मैक्सिमस और इट इज़ इंक्लूडेड इन शेड्यूल I ऑफ द इंडियन वाइल्ड लाइफ
प्रोटेक्शन एक्ट 1972। और कर्नाटका हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट, उसके बाद है असम और केरला में, ठीक है। और एक है एलिफेंट की पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए या एलिफेंट को प्रोटेक्शन के लिए स्कीम है माइक। माइक का फुल फॉर्म होता है मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। उसके बाद है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022। ये प्लैनेट रिपोर्ट पब्लिश किया था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने। और ये बताता क्या है, इट शोज हाउ स्पीसीज आर रिस्पॉन्डिंग टू प्रेशर इन एनवायरनमेंट ड्यू टू बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज से जो बायोडाइवर्सिटी डैमेज हो रही है, उससे जो एनवायरनमेंट में प्रेशर आ रहा है, उससे स्पीसीज कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, वही ये रिपोर्ट बताती है। टाइटल है बिल्डिंग अ नेचर पॉजिटिव सोसाइटी। और इसकी की फाइंडिंग्स देखते हैं। की फाइंडिंग्स बताती है कि ईयर 1970 से 2018 के बीच में जो वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन है मैमल्स, बर्ड्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड फिशेस की अक्रॉस ग्लोब, वो उसमें 69% का डिक्लाइन आया है। और सबसे ज़्यादा डिक्लाइन है वो लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन रीजन में हुआ है। फ्रेश वाटर पॉपुलेशन का जो डिक्लाइन है वो 83% का है। और about 50% of warm water coral have already been lost, ठीक है। एंड वर्ल्ड वाइड लाइफ WWF का वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का जो 1961 में ये इसको फाउंड किया गया था और इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड में। उसके बाद है PM किसान सम्मान सम्मेलन 2022। ये अनाउंस हुआ, ऑर्गेनाइज हुआ था न्यू दिल्ली में। और ये इसका सिग्निफिकेंस इसलिए है कि इंडिया जो है फर्टिलाइज़र का बहुत ज़्यादा यूज़ करती है। ये सेकेंड लार्जेस्ट फर्टिलाइज़र कंज्यूमिंग कंट्री है और वर्ल्ड लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ फर्टिलाइज़र है। तो इसमें जो स्कीम लॉन्च की गई थी वो भी फर्टिलाइज़र से ही रिलेटेड थी। और ये इसमें लॉन्च क्या किया गया था, लॉन्च ऑफ PM भारतीय जन उर्वरक परियोजना, वन नेशन वन फर्टिलाइज़र स्कीम। तो बेसिकली इसमें यही था कि जो फर्टिलाइजर्स बनते हैं उनका ब्रांड नेम एक ही होगा। जैसे कि यूरिया बनाती है तो उसका नाम भारत यूरिया है, वैसे ही भारत DAP, भारत MOP एंड भारत NPK होगा। लेकिन जो बैग होगा उसके ऊपर कंपनीज अपनी इंफॉर्मेशन दे सकती हैं, लाइक देयर ब्रांड नेम, देयर नेम, ब्रांड लोगो एंड अदर इंफॉर्मेशंस, ठीक है। तो DAP फॉर डाई अमोनियम फॉस्फेट, MOP फॉर म्यूरेट ऑफ फॉस्फेट एक्सेट्रा, ठीक है। और इसमें क्या गया था, 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र की इनाग्रेशन किया गया। और एक केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज़ को रोकने के लिए PM प्रणाम स्कीम लाई गई। इसका फुल फॉर्म क्या है, PM प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना, ठीक है। उसके बाद है मेन स्ट्रीमिंग बायोडाइवर्सिटी इन फॉरेस्ट्री रिपोर्ट, और ये पब्लिश की गई थी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और द रिपोर्ट वॉज रिलीज एट द 8th वर्ल्ड फॉरेस्ट वीक ऑन द साइडलाइन ऑफ द 26th सेशन ऑफ COFO टेकिंग प्लेस इन रोम, इटली। ओके, तो ये रोम, इटली में पब्लिश की गई FO के द्वारा, ठीक है। इसके हाईलाइट्स क्या हैं कि जो डिफॉरेस्टेशन की रेट है वो बढ़ गई है, जो कि करंटली है 10 मिलियन हेक्टेयर पर ईयर। और जो 15 to 30% है जो ग्लोबल टिम्बर का प्रोडक्शन है वो इलीगल टिम्बर हार्वेस्टिंग से आ रहा है। और भी पॉइंट्स हैं जैसे लो प्रोफाइल ऑफ कंजर्वेशन आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज, और डेवलपिंग कंट्रीज स्ट्रगल टू इन्फोर्स फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी रेगुलेशंस। कुछ रिकमेंडेशंस भी हैं, लाइक हमें डिफॉरेस्टेशन को रोकना चाहिए, इलीगल ट्रेडिंग जो फॉरेस्ट में चल रहा है उसको रोकना चाहिए, और मल्टी सेक्टोरल अडॉप्टिंग ए मल्टी सेक्टोरल प्रोस्पेक्टिव है, इकोनॉमिक इंसेंटिव्स है, इस तरह के रिकमेंडेशन दिए गए हैं। तो हमें याद रखना है कि पब्लिश किसने किया गया था और कहाँ पब्लिश हुआ था। तो पब्लिश किया गया था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने किया था इसे पब्लिश, और कहाँ किया था, वो रोम और इटली में किया गया था, ठीक है। द स्टेट ऑफ एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इम्पैक्ट इन अफ्रीका, तो इसमें भी याद यही रखना है कि पब्लिश किस एजेंसी ने किया है, वो है हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट ने किया गया है। ये US बेस्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। और अफ्रीका में एयर पॉल्यूशन का डेंजर ज़्यादा है। अफ्रीका इज़ वन ऑफ द वर्स्ट मोस्ट
severely affected region in the world due to air pollution. Okay, or over 1.1 million people have died because of air pollution in fact in uh, because of air pollution in Africa in 2019. ठीक है, तो यहाँ इन्वायरमेंट, साइंस और इन्वायरमेंट दोनों का सेक्शन ख़त्म होता है। यहाँ इस वीडियो को हम रोकते हैं। ओके।